दोस्तों, बहुत से फाइनेंशियल पैरामीटर होते हैं जो आपको कंपनी की हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। आपको यह भी बता सकते हैं कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके कि किस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो कंपनी आने वाले दिनों में आपको कैसा रिटर्न दे सकती है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी लार्ज कैप कंपनीज की जिनका आरओई सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आरओई क्या होता है, और वीडियो के एंड में आपको एक और रेशो के बारे में बताऊंगा जो आरओई से भी ज्यादा अच्छी पिक्चर आपको बता सकती है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरओई क्या होता है और आरओई कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं आरओई की फुल फॉर्म की बात करूं तो आरओई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम रिटर्न की बात करें तो जिसका फॉर्मूला होता है, इस पर्टिकुलर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, कि कंपनी ने अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कितने का प्रॉफिट दिया। कितने का प्रॉफिट दिया वो परसेंटेज टर्म्स में निकल के आता है, तो हमें पता चलता है कि आरओई परसेंटेज कितना है। और नॉर्मली इंडस्ट्री में माना जाता है कि जिस कंपनी का आरओई परसेंटेज अच्छा है उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इसके कुछ एक ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसकी जगह पे हम दूसरी रेशोज को भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन चलिए बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की, लार्ज कैप कंपनी की, जिसका आरओई परसेंटेज काफी ज्यादा है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहली कंपनी की, तो सबसे पहली कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है, और ये कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 2100 के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम बात करें कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। अब मैं बात करता हूं कि एचयूएल का आरओई परसेंटेज कितना है। तो अगर मैं एचयूएल के आरओई की बात करूं तो एचयूएल का जो आरओई है वो है 85% के आसपास, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एचयूएल के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो एचयूएल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,90,000 के आसपास का। वहीं पे अगर हम बात करें इसके पीई रेशो की, तो एचयूएल का जो पीई रेशो है वो 70 से अबव का है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी का पीई रेशो देखते हैं तो आप उसको उसकी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर लें। तो जैसे कि अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर के पीई रेशो की बात करूं तो जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 65 के आसपास का है, जिसके कंपैरिजन में एचयूएल का पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों, अगर मैं डेट की बात करूं तो एचयूएल एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एचयूएल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो एचयूएल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 23% के आसपास का, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ मैच करता है जो एफएमसीजी सेक्टर में निकल के आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जो भी एफएमसीजी सेक्टर से ही निकल के आती है, और इस कंपनी का नाम है नेस्ले इंडिया। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो नेस्ले इंडिया का जो शेयर प्राइस है वो 16,000 से ऊपर ट्रेड करता है, और ये इंडिया का वन ऑफ द जो सबसे महंगे स्टॉक है उनमें से एक है, अगर मैं प्राइस की टर्म्स में बात करूं तो दोस्तों, अगर हम नेस्ले के आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो नेस्ले का आरओई 70% के आसपास का है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। वहीं पे अगर हम एक ट्रेंड को देखें तो हमेशा एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप आरओई परसेंटेज निकालते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही निकल के आता है। इसके बाद मैं बात करता हूं नेस्ले इंडिया के पीई रेशो के बारे में। अगर मैं नेस्ले इंडिया के पीई रेशो की बात करूं तो नेस्ले इंडिया का पीई रेशो 78 का है। वहीं पे अगर मैं इसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं तो इंडस्ट्री का पीई रेशो 60 के आसपास निकल के आता है, जिसके कंपैरिजन में नेस्ले इंडिया का पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर मैं नेस्ले इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,60,000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% के आसपास का निकल के आता है, जो काफी ज्यादा कंपेरेबल है बाकी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि नेस्ले इंडिया ने पिछले एक साल में कितने का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं बात करूं नेस्ले इंडिया की, तो इसने पिछले एक साल में 42% का रिटर्न दिया है। आपको पता है कि पिछले एक साल में निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी था, लेकिन उस टाइम में नेस्ले इंडिया ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जो पूरा ओवरऑल मार्केट को बहुत अच्छे टर्म से आउट परफॉर्म करता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कंपनी की। जो तीसरी कंपनी है वो आईटी सेक्टर से निकल के आती है, और जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इस कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस।
अगर मैं टीसीएस की बात करूं, जो टीसीएस का आरओई है वो है 39% के आसपास का, जो कि काफी बड़ा नंबर निकल के आता है। तो दोस्तों वहीं पे अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें तो इसका शेयर प्राइस 2100 के आसपास ट्रेड करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि टीसीएस ने पिछले एक साल में कितने का रिटर्न दिया, तो टीसीएस ने पिछले एक साल में -6% का रिटर्न दिया है अभी तक। दोस्तों बात करते हैं टीसीएस के पीई रेशो के बारे में, क्योंकि हमेशा मैं आपको पीई रेशो के बारे में बताता हूं और आपको यह भी बताता हूं कि उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें। अगर मैं टीसीएस के पीई रेशो की बात करूं तो टीसीएस का जो पीई रेशो है वो 24 के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं आईटी इंडस्ट्री पी रेशो की बात करूं तो इंडस्ट्री जो पी रेशो है वहां 18 का निकल के आता है। तो 18 के कंपैरिजन में 24 पी रेशो जो टीसीएस का है वो थोड़ा सा ज्यादा निकल के आता है। दोस्तों वहीं पे अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,90,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया में किसी भी कंपनीज का। तो दोस्तों वहीं पे अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जो टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 26% का। और मैं अगर डेट की बात करूं तो टीसीएस के ऊपर जो डेट है वो है 6,000 करोड़ के आसपास का। तो टीसीएस के साइज के हिसाब से जो इनके ऊपर डेट है वो काफी कम है, आप इसको नेग्लिजिबल डेट भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ कंपनी की, और ये कंपनी एएमसी सेक्टर से निकल के आती है, एसेट मैनेजमेंट सेक्टर से। तो वहां पे अभी भी बहुत कम कंपनीज हैं जो ट्रेड होती हैं, और इस कंपनी का नाम है एचडीएफसी एएमसी। अगर मैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,000 करोड़ के आसपास का है। इसका शेयर प्राइस जिसके ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड करता है वो है 2600 के आसपास। अगर हम बात करें कि एचडीएफसी एएमसी ने पिछले एक साल में कितने का रिटर्न दिया, तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 41% का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर आता है, जो ओवरऑल इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। चलिए बात करते हैं इसके आरओई की। दोस्तों अगर मैं एचडीएफसी एएमसी के आरओई की बात करूं तो इसका आरओई 34% के आसपास का निकल के आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एचडीएफसी एएमसी के पीई रेशो की, तो एचडीएफसी एएमसी का जो पीई रेशो है वो 44 के आसपास का निकल के आता है। लेकिन अगर मैं उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करूं तो इस इंडस्ट्री में जो एवरेज पीई रेशो है वो 14 का निकल के आता है। तो जिसके कंपैरिजन में एचडीएफसी एएमसी का पीई रेशो काफी ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं डेट की बात करूं तो एचडीएफसी एएमसी के ऊपर जीरो डेट है, मतलब कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है जिसके ऊपर बिल्कुल भी डेट नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट कंपनी की, और ये कंपनी भी एफएमसीजी सेक्टर से निकल के आती है जिसका नाम है मैरिको। अगर मैं मैरिको के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो मैरिको का जो शेयर प्राइस है अभी करंटली 335 के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो मैरिको ने पिछले एक साल में -10% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो मैरिको का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 43,000 करोड़ के आसपास का है। चलिए बात करते हैं इसके पी रेशो की और उसको कंपेयर करते हैं इसके इंडस्ट्री के पी रेशो के साथ। दोस्तों अगर मैं मैरिको के पी रेशो की बात करूं तो जो मैरिको का पी रेशो निकल के आता है वो है 41 के आसपास का, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है अगर आप उसको एफएमसीजी सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एफएमसीजी सेक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं मैरिको के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो मैरिको का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% के आसपास का निकल के आता है, जो एक ठीक ठाक नंबर है अगर हम उसको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो। वहीं पे अगर मैं इसके डेट की बात करूं तो मैरिको के ऊपर जो ओवरऑल डेट है वो है 300 करोड़ के आसपास का, जो कंपनी के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर नहीं है। हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर काफी कम डेट है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको नाम बताए थे हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए थे, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। चलिए मैं आपको बात बताता हूं, इसके अलावा एक और रेशो है जो आपको सेम इनसाइट देती है। जैसे कि इस रेशो में निकल के आता है आरओई में रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको बताती है कि नेट प्रॉफिट टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पे कितना निकल के आता है, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे कितने का कंपनी रिटर्न देती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे इक्विटी के साथ एक और इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसको हम डेट बोलते हैं। तो कंपनी का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे जो कुछ पैसा आता है वो इक्विटी से आता है और काफी पैसा डेट से आता है, और उसके बाद वो सारा पैसा इन्वेस्ट होकर कंपनी का बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और उस जो कंपनी से रिटर्न मिलती है आपको वो रिटर्न को देखना चाहिए और उसको कंपेयर करना चाहिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न मिली। जैसे कि आरओई में आपको पता चलता है कि इक्विटी पे कितनी रिटर्न मिली, तो एक रेशो होती है जो आपको बताती है कि टोटल कैपिटल जो इंप्लॉयड हुई है पूरी कंपनी में उसके ऊपर कंपनी को कितनी रिटर्न मिलती है। तो इस रेशो का नाम होता है आरओसीई, जो हमें बताती है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। तो आपने कितनी कैपिटल डाली एक पर्टिकुलर कंपनी में, और वो कैपिटल क्या हो सकती है, वो डेट भी हो सकती है और वो इक्विटी भी हो सकती है। तो आरओसीई से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितने का रिटर्न दिया। लेकिन यहाँ पे आरओसीई के केस में आप नेट प्रॉफिट का यूज नहीं करते, आप यहाँ पे यूज करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स,
क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेट को आपने डिनोमिनेटर में ले लिया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आप ओवरऑल लर्निंग के लिए देख सकते हैं कि आरओई के साथ साथ कंपनी ने आरओईसीई कितना दिया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया। अगर वो नंबर भी अच्छा आ रहा है तो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि हर रेशो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दे सकती कि आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके साथ ऐसे और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी, और उसके बाद एक लॉन्गर होराइजन के लिए ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपका इन 5 कंपनीज में से सबसे फेवरेट शेयर कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।